हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, ये मिलियन डॉलर सवाल का जवाब मैं आपके साथ ये वीडियो में तीन आसान, जी हाँ, तीन सिंपल स्टेप्स में डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही बात नहीं करने वाला दोस्तों, पर इसके साथ साथ मैं एक लाइव और पर्सनल एग्जाम्पल भी शेयर करूंगा। इनफैक्ट वीडियो के एंड में मैंने एक बोनस सेक्शन रखा है जहां मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं जो हमारी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जहां तक इन्वेस्टमेंट्स इन मल्टी बैगर की बात है। तो चलिए फिर अब बिना टाइम वेस्ट किए मल्टी बैगर कैसे खोजने हैं इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 मल्टी बैगर की खोज में यह है कि सबसे पहले तो हमें एक ऐसी कंपनी शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए जो पिछले कुछ सालों में एक कंपाउंडिंग मशीन रही हो। और कंपाउंडिंग मशीन से मेरा ये मतलब है कि पिछले 3 सालों में ये कंपनी के फाइनेंशियल्स में अच्छी खासी ग्रोथ ऑब्जर्व हुई हो। इनफैक्ट जहां तक ग्रोथ की बात है ना, तो वो सिर्फ प्रॉफिट में ही नहीं पर सेल्स में भी क्लियरली विजिबल हो। चलिए दोस्तों, ये पॉइंट समझने के लिए एक लाइव केस स्टडी या एग्जाम्पल लेते हैं। आईईएक्स या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इनकी सेल्स 2012 में 60 करोड़ के अराउंड थी। यही 2021 तक आते आते ऑलमोस्ट 320 करोड़ तक पहुंच गई। तो दोस्तों यहाँ पे पिछले 9 सालों में 5 गुना यानी कि 5 टाइम्स कंपाउंडिंग देखी है जहां तक सेल्स की बात है। यही सेम चीज इनके प्रॉफिट में भी ऑब्जर्व की गई है। इनका प्रॉफिट 2012 में 34 करोड़ के अराउंड था, 2021 में ये 213 करोड़ के अराउंड है। तो ये तो 6x कंपाउंडिंग हुई पिछले 9 सालों में। स्टेप नंबर 1 में कंपाउंडिंग बिजनेस के साथ साथ एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है लॉन्ग टर्म माइंडसेट। किसी भी मल्टी बैगर को इवैल्यूएट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यानी कि मिनिमम 5-10 साल का नजरिया रखना तो बहुत जरूरी है। और इसी लॉन्ग टर्म के गेम के चलते ना यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मल्टी बैगर्स में इन्वेस्टमेंट आपकी पेशेंस को बहुत ही एग्रेसिवली टेस्ट करेगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या आईएक्स के आईपीओ के लिस्टिंग के बाद ना प्राइस में कोई भी सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखी नहीं गई थी कई सालों तक। और पर्सनली मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि बिजनेस तो कंपाउंडिंग था पर उसकी प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ बिजनेस फाइनेंशियली और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो। और हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिथ है कि मल्टी बैगर्स सिर्फ स्मॉल कैप या माइक्रो कैप्स में पाए जाते हैं। इनफैक्ट मल्टी बैगर्स ना लार्ज कैप से भी आ सकते हैं दोस्तों। कंपाउंडिंग और ग्रोथ के बाद जो स्टेप 2 में हमें चीज देखनी चाहिए किसी भी पोटेंशियल मल्टी बैगर को इवेल्युएट करने के लिए, वो ये है कि क्या उनके बिजनेस में कोई मोट है। मोट से मेरा सरल भाषा में ये मतलब है कि क्या वो स्टॉक के पास कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो बाकी कंपनियों से उसे अलग करता हो। अब ये मोट कई प्रकार में आ सकते हैं, जैसे कि ये बिजनेस किसी मोनोपोली या डिओपोली का हिस्सा हो सकती है, मतलब एक या बड़े 2 ही प्लेयर्स है पूरी इंडस्ट्री में। अगर मोनोपोली या डिओपोली ना हो तो हो सकता है कि वो कंपनी मार्केट लीडर हो और एक बहुत ही बड़ा हिस्सा मार्केट का उसके पास हो। ये दोनों मोट के बाद एक बहुत ही बड़ा मोट एंट्री बैरियर का है। एंट्री बैरियर से मेरा मतलब है कि कोई भी नई कंपटीशन उतनी आसानी से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकती। इन शॉर्ट, ये मोनोपोली, डिओपोली, मार्केट लीडरशिप या एंट्री बैरियर के चलते ना ये एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस वेल प्रोटेक्टेड होता है और अपने आप ही एक पॉजिटिव विजिबिलिटी बन जाती है। इनफैक्ट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसका केस स्टडी में हमने अभी तक डिस्कशन किया है, ये भी एक मोनोपोली बिजनेस है। आईएक्स का हमने डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस मार्च के महीने में किया था, उसकी लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। बिजनेस प्रोटेक्शन के अलावा एक और बहुत बड़ा एरिया या हिंट जहाँ से हम मल्टी बैगर स्पॉट कर सकते हैं वो है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट सरल भाषा में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओज होते हैं। और आईपीओज में ना कभी कभी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलती है किसी मल्टी बैगर बिजनेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। किसी भी आईपीओ के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बिजनेस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और ये बहुत हेल्प करता है वो बिजनेस को इवैल्यूएट करने के लिए। यहाँ पे ना 2 बातें बहुत ही नेसेसरी हो जाती है। एक तो वो बिजनेस जेन्युइन होना चाहिए और दूसरा वो बिजनेस जो हम इवैल्यूएट कर रहे हैं ना उस पर खुद का मतलब पर्सनल कन्विक्शन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आईएक्स की तरह ही ना एक और रिसेंट आईपीओ लिस्टेड बिजनेस को मैं बहुत क्लोजली इवैल्यूएट कर रहा हूँ मल्टी बैगर पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप चाहते हो कि वो स्टोरी मैं आपके साथ डिटेल में कवर करूं तो नीचे वाला वो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। तो अगर मुझे ये वीडियो पे 5000 या उससे ज़्यादा लाइक मिले तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर होगा कि रफली उतनी तो वो वीडियो की मार्केट में डिमांड है। दोस्तों, बिजनेस में ग्रोथ और कंपाउंडिंग है या नहीं हमने देख लिया, क्या बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हमने ये भी देख लिया,
पर दोस्तों कभी भी ना कोई भी स्टॉक का प्राइस पुरानी परफॉर्मेंस पे नहीं चलता, वो चलता है फ्यूचर प्रोजेक्शंस पे। और स्टेप 3 में हम एग्जैक्टली यही डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि बिजनेस विजिबिलिटी। अब मार्केट ने पुरानी परफॉर्मेंस भी देख ली और बिजनेस एडवांटेज भी देख लिया और उनको वो पसंद भी आया। पर यहाँ पे एक और ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मार्केट ऑब्जर्व करता है, वो ये है कि आने वाले 5-10 सालों में बिजनेस की क्लियर विजिबिलिटी है या नहीं। क्या वो बिजनेस ऐसा नेक्स्ट जनरेशनल है कि जिसकी सिर्फ मार्केट ही ग्रो नहीं करेगी पर वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट भी कैप्चर करेगा। तो बिजनेस विजिबिलिटी के लिए 2-3 चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट होता है ना, वो खुद ही गाइडेंस देता है कि आने वाले टाइम में उनका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। या तो एक इंडिकेटर यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन इंडिया में इतना छोटा है ग्लोबल कंट्रीज के मुकाबले। तो ये बात मुझे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बहुत प्रॉमिसिंग लगती है। इंडिया में एनर्जी एक्सचेंज से ट्रेड होने वाली एनर्जी का मार्केट पेनिट्रेशन सिर्फ 6% है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये 30% से भी ज्यादा है। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर हो गया कि ये मार्केट ही आने वाले टाइम में अपने आप एक्सपांड करेगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के पास 90% मार्केट शेयर है। तो अगर ये इंडस्ट्री एक्सपांड हुई ना तो इसका क्लियर बेनिफिशियरी आईएक्स होगा। नो डाउट यहाँ पे मैं बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो जब ये बिजनेस विजिबिलिटी के मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पे यस आंसर आता है तो मार्केट को ये चीज बहुत ही पसंद आती है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज और डीआईआईज वो स्टॉक में अपना स्टेक इंक्रीज करते हैं और इसी के चलते एक क्रेजी बुल रन चालू होता है वो स्टॉक में और अल्टीमेटली उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल एक्सपांड होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये पी एक्सपांशन या प्राइस टू अर्निंग एक्सपांशन क्या है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो सरल भाषा में 1 रुपए की इक्विटी के लिए आप कितना प्रीमियम दे रहे हो वो बताता है। तो अगर बुल रन के पहले किसी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 10 के अराउंड है या 10 रुपए का प्रीमियम बोल रहा है ना, तो जैसे ही मार्केट का इंटरेस्ट डेवलप होता है ना तो लोग उसके लिए ज्यादा प्रीमियम देना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि 15, 20, 25 और इसी फिनोमिनन को पी एक्सपांशन कहते हैं। हालांकि यहाँ पे स्टॉक का प्राइस बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई करता है पर ये एग्जैक्ट टिपिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करके स्पॉट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और इसी के चलते यहाँ पे आपकी पेशेंस काम आती है। बोनस सेक्शन में मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि इन जनरल मल्टीबैगर्स को आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और यहाँ पे गलती होने के चांस भी बहुत हाई है। और इसी के चलते एक स्लो स्टार्ट कीजिए और जैसे जैसे आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आता है ना, अपनी एलोकेशन बढ़ाइए और फाइनली जब आपने इतना हार्डवर्क कर ही लिया है तो अपने विनर को दौड़ने दीजिए। फिर कभी भी ना वो विनर स्टॉक जो ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं ना, आप उसको सेल नहीं करते अनलेस के वो स्टॉक के फंडामेंटल्स नेगेटिव हो जाए या आपको वो पैसे की ज़रूरत हो। कभी भी ये मल्टीबैगर स्टोरीज में ट्रेडिंग मिक्सअप नहीं करना चाहिए। और इसी 3 स्टेप फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए हमने 2 पोटेंशियल मल्टीबैगर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, सुमितोमो केमिकल्स और सीडीएसएल। तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, आपकी पसंद आएंगे।